हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है वर्ण विचार भाग 8 पढ़ेंगे। हमारे चैनल का नाम है हर्ष एजुकेशन पॉइंट। हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य 7वीं कक्षा में भाग 7 में हम लोग पढ़े थे। कुछ चीज़ें वहाँ से छूट गई थी और उसके आगे हम 7 पॉइंट तक उसमें पढ़े थे। 8वां पॉइंट हमारा है शब्दों में आए हुए वर्णों को स्वर्ण रहित लिखने के नियम। शब्दों में आए हुए वर्णों को स्वर रहित लिखने के नियम हम लोग पढ़ेंगे। शब्दों में आए हुए वर्णों को स्वर रहित लिखने के नियम है। इसमें देखिए 3 नियम है, 3 चीज़ें इसमें आती है। 3 कॉलम आप लोग बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम क्या है? जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है, लिख लीजिए। जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। पहला चीज है, देखिए शब्दों में आए हुए वर्णों को स्वर रहित लिखने के नियम। पहला नियम क्या है? जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे अगर देखेंगे, उदाहरण देख लीजिए। जैसे बच्चा होता है ना, देखिए चा है, अगर हम किसी शब्द के साथ यह आता है तो जैसे बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? आधा च लिखते हैं, अर्थात इसकी खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे कहा जाए बच्चा में देखिए आधा चा आया है, तो कह रहे हैं जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उन वर्णों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। शब्दों में आए हुए वर्णों को स्वर रहित लिखना, क्योंकि चा में खड़ी पाई हटा दिए हैं। चा में खड़ी पाई हटा देंगे। जैसे बच्चा में देखिए चा में खड़ी पाई हटा दिए। जैसे पप्पा, जैसे कहा जाए पप्पा में देखिए पा आया है, तो इसको क्या लिखे हैं? ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। जैसे नंगा, नंगा नहीं, डब्बा। जैसे डब्बा में देखिए ब है, इसको जब भी आधा अक्षर लिखते हैं, स्वर रहित लिखते हैं, तो इसकी क्या करते हैं? खड़ी पाई हटा देते हैं। तो यह जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे यह उदाहरण के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। दूसरा नियम क्या है? वक्र या घुमावदार वर्णों के नीचे, वक्र या घुमावदार वर्णों के नीचे वक्र या घुमावदार वर्णों के नीचे हल चिह्न लगाया जाता है। हल चिह्न लगाया जाता है। कह रहे हैं वक्र या घुमावदार वर्णों के नीचे हल चिह्न लगाया जाता है। हल चिह्न है क्या? हल चिह्न लगाया जाता है। जैसे घुमावदार या वक्र टाइप के अक्षर कौन है? ड है, ढ है, ह है, और है क्या? ट है। ड, ढ, ह और ट है। जैसे इसको लिखें, जैसे गड्ढा, देखिए आधा ड पर क्या किया गया? हलंत लिख दिया। जैसे चिह्न, ह पर हलंत का निशान लगा दिया गया। जैसे गुड़ाढ़, देखिए आधा ढ पर निशान लगा दिया गया कि नहीं? हल्का। और जैसे उत्तिका, देखिए ट पर आधा हलंत लग गया है कि नहीं? उत्तिका। इसको पुस्तक मत लिखिएगा। तो यहाँ से यह नियम थे, यहाँ से कारण वक्र या घुमावदार वर्णों के नीचे हल चिह्न लगाया जाता है। जैसे ड, ढ, ह, ट। देखिए इन वर्णों के नीचे क्या करते हैं? हल चिन्ह लगा दिया गया है। ये आधे नहीं लिखे जाते हैं। अब ड को अगर कहेंगे ऐसे लिख देंगे तब तो दूसरा अक्षर बन जाएगा, इसीलिए
ऐसे जो घुमावदार या वक्र वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जब भी ये लिखे जाएंगे, जैसे ड को लिखेंगे आधा ड, ढ को लिखेंगे आधा ढ, फा को लिखेंगे आधा हा, हलंत लगा हल वाला चिन्ह लगा देंगे, ट को लिखेंगे ऐसे, इनको आधा अक्षर बनाकर लिखें, जैसे यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा। अब तीसरा नियम क्या है, पूछ वाले वर्णों में पूछ का घुमावदार हिस्सा हटा दिया जाता है। पूछ वाले वर्णों में, पूछ वाले वर्णों में पूछ का घुमावदार हिस्सा, पूछ का घुमावदार हिस्सा, पूछ का घुमावदार हिस्सा हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे कह रहे हैं पूछ वाले वर्णों में पूछ का घुमावदार हिस्सा हटा दिया जाता है, जैसे क लिखा जाता है ना, जैसे क है, ह है, चाहे जब भी यह लिखा जाएगा तो देखिए पूछ वाला हिस्सा आधा लिखा जाता है, क आधा का। फा को जब भी लिखेंगे, देखिए फा को जब भी लिखा जाएगा ये ऐसे लिख दिया जाता है। देखिए घुमावदार वाला हिस्सा, जो घुमावदार वाला हिस्सा हटा दिया गया है, जैसे पक्का, जैसे कक्का ही कह दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि नहीं, आधा का घुमावदार वाला हिस्सा था। जैसे फुफ्फा, फुफ्फा में देखिए आधा फा लिखा गया है कि नहीं, घुमावदार हिस्सा था। जैसे फुफ्फा, कक्का, ठीक है, ऐसे आ गया। अर्थात शब्दों में आयु वर्णों को स्वर रहित लिखने के 3 नियम है। जिन वर्णों में खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे बच्चा में हो गया, और पप्पा में हो गया, डब्बा में हो गया। वक्र या घुमावदार वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात इनको कभी आधा नहीं लिखा जाता, सिर्फ इनके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं, जैसे यहाँ। और पूछ वाले वर्णों में पूछ का घुमावदार हिस्सा हटा दिया जाता है, जैसे क, आधा क और आधा फ लिखा गया है। यह था 8वां नियम। यही था हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य। पिछली वाली कक्षा हमारा वीडियो जो है यहीं खत्म हो गया था, 31 मिनट से ज़्यादा है रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए यहीं से पॉइंट जैसे ही पढ़ा रहे थे हट गया। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लिख लीजिए। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आगे की भी जो क्लास है वो भी बहुत अच्छी है। क्या है उसमें देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है थोड़ा देख लें। कह रहा है विभिन्न वर्णों का आपस में संयोग। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, चाहे उसी का ही भाग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विभिन्न वर्णों का, विभिन्न वर्णों का आपस में संयोग, आपस में संयोग, संयोग में होता है योग, जुड़ना। कह रहे हैं विभिन्न वर्णों का आपस में संयोग। विभिन्न वर्णों का आपस में संयोग कैसे होता है, जैसे आधा द और व में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, द्वा होगा कि नहीं। विभिन्न वर्णों का आपस में संयोग, आधा द और ध जोड़ेंगे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यह जो पूरा अक्षर है ये आधा हो रहा है, जैसे है यह ध न, और आधा द य, आधा द धन य बराबर द्या, विद्यालय वाला द्या भैया, अगर इसको लिखना चाहे है या द्या, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन जो लिखने का नियम है यही है, ठीक है। जैसे आधा ट, आधा ट धन र बराबर का हो जाए, ट्र हो जाएगा, ट्रक वाला ट्र भैया। और आधा ड धन र बराबर क्या हो जाएगा, ड्र हो जाएगा, ठीक। और अंगा धन का बराबर, अंगा धन का बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप जो लिखा जाएगा है ऐसे लिखा जाएगा। यही है विभिन्न वर्णों का आधा द और व बराबर द्वा, आधा द बराबर द धन ध बराबर ध, आधा द य बराबर द्या, आधा ट धन र बराबर ट्र, आधा ड धन र बराबर ड्र, ङ धन का बराबर ङ न क। ध्यान दीजिए यहाँ जो पूरे अक्षर है वही आधे अक्षर होते हैं। अब ध्यान दीजिए व्यंजन धन री ऋषि बराबर, यही लिख लीजिए, व्यंजन प्लस री ऋषि भी है, री का योग होगा तो क्या हो जाता है, री हो जाता है। जैसे यही उदाहरण देख लीजिए, जैसे
व्यंजन, व्यंजन क्या हो गया? क के बाद क्या आया? री आया। क के बाद क्या आया? री आया। तो क्या हो गया? क्री हो गया कि नहीं? अब जैसे आधा र, एक तो नियम यह हो गया, लिखते चलिए आप लोग, आधा र धन स्वर, स्वर युक्त व्यंजन, आधा र हो और स्वर युक्त कोई क्या हो भैया? व्यंजन हो। अर्थात जो व्यंजन होते हैं स्वर के सहारे ही बोले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? उड़ंतुआ र लगेगा कि नहीं? जैसे निर्धन, निर्धन बल बराबर क्या हो जाएगा? या आधा रा उड़ंतुआ र में बन रहा है, निर्बल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, और स्वर रहित व्यंजन धर र बराबर, ये भी लिख लीजिए। स्वर रहित व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन हो, अर्थात आधे अक्षर आ जाएंगे। स्वर रहित ही आधा अक्षर लिखा जाता है जो हलंत के साथ। स्वर रहित व्यंजन धन र बराबर, र बराबर ध्यान दीजिए ये री लिखा जाएगा। जैसे अगर देखेंगे तब आप जानेंगे क्या? जैसे आधा प धन र बराबर क्या हो जाएगा? प्र होगा कि नहीं? देखिए यहाँ पर यह मात्रा ल गया। और एक चीज और भी लिख लीजिए, यह भी मेन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले इसको लिख लीजिएगा। आप लोग लिख लीजिए, लिपि सुधार आयोग की वर्तमान मान्यता के अनुसार, लिपि सुधार आयोग की वर्तमान मान्यता के अनुसार लिपि सुधार आयोग की वर्तमान मान्यता के अनुसार छत्र ज्ञ और आश्रम वाला स्र, ध्यान दीजिएगा इन अक्षरों को। ज्ञ त्र छत्र ज्ञ स्र को छोड़कर अर्थात यह सब चाहे जहाँ आएंगे इनको छोड़कर शेष संयुक्ताक्षरों को, शेष संयुक्ताक्षरों को, शेष संयुक्ताक्षरों को अलग अलग लिखना चाहिए, अलग अलग लिखना चाहिए। इतना यह भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लिपि सुधार आयोग की वर्तमान मान्यता के अनुसार छत्र स्र को छोड़कर शेष जितने भी संयुक्ताक्षर आएंगे वे कैसे लिखे जाएंगे? अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे क्षत्रिय कह दिया जाए तो ये तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, अर्थात इनको अलग नहीं करना है। लेकिन जैसे आ गया विद्यालय, विद्यालय आ गया तो ऐसे लिखना चाहिए, जबकि हम लोग लिखते क्या है? विद्यालय। देखिए दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं है, लेकिन जो लिखने का आयोग है, आयोग जो जारी किया है, विद्यालय ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं आधा द और या बराबर क्या हो जाएगा? द्य, दोनों सही। ठीक है, जैसे कह दिया जाए उद्योग, उद्योग अगर लिखना चाहिए तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे भी अशुद्ध नहीं है, दोनों शुद्ध हैं। तो ध्यान दीजिए, लिपि सुधार आयोग की वर्तमान मान्यता के अनुसार छत्र स्र को छोड़कर शेष संयुक्ताक्षरों को अलग अलग लिखना चाहिए। चाहे जब भी लिखना चाहिए, लिखने का जो सही नियम है यही सही है, हमारा यही सही है, लेकिन हम लोग विद्यालय वाले में लिख लेते हैं। जैसे संगम, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे बच्चा ही लिख लीजिए, बच्चा। देखिए आधा च और पूरा च है कि नहीं? अलग अलग लिखा जा रहा है कि नहीं? अर्थात अलग अलग शेष, चाहे जहाँ भी आएगी चारों अक्षर, इनको छोड़कर जितने भी अक्षर आएंगे वे अलग अलग लिखना चाहिए, बस इतना जानिएगा। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिए। फिर आगे चल रहे हैं हम लोग, विभिन्न वर्णों का आपस में संयोग था। आगे जो है हमारा, ये देखिए वर्ण विचार की आपकी ये लास्ट क्लास है, इसके बाद वर्ण विचार आपका खत्म हो जाएगा। ये जो क्लास है आपकी यूपीपी वनडे एग्जाम में चाहे जहाँ हिंदी पूछ जाएगी, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लेवल तक भी यह वर्ण विचार पढ़ाया गया, अर्थात विस्तृत रूप में भी आपको पढ़ाया गया है। अगली जो हेडिंग है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण है, द्वित्व वर्ण, ध्यान दीजिएगा। द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं? लिख लिया, स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद, स्वर रहित व्यंजन
ध्वनि के बाद, अर्थात स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए। ध्वनि के बाद वही स्वर युक्त, वही स्वर युक्त वर्ण आना, वही स्वर युक्त वर्ण आना क्या कहलाता है? द्वित्व वर्ण कहलाता है, द्वित्व वर्ण कहलाता है। इतना जानते रहिए। कह रहे हैं स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए। स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद, स्वर रहित व्यंजन होगा अर्थात स्वर ही होगा, स्वर रहित व्यंजन होगा। स्वर रहित व्यंजन जो होगा वह आधा अक्षर ही कहा जाएगा। वही स्वर युक्त अर्थात वही स्वर युक्त वर्ण आना क्या कहलाता है? द्वित्व वर्ण कहलाता है। जैसे पक्का, देखिए आधा का के बाद पूरा का आया है कि नहीं, अर्थात स्वर रहित व्यंजन। यह स्वर रहित है। जो व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वर को जब आधा लिख दिया जाए, व्यंजन को जब आधा लिखा जाए तो वही स्वर रहित कहा जाता है। जैसे का को आधा का कह दिया जाए, हलंत अर्थात आधा कह देंगे, यह भी स्वर रहित है। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वह किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता। जैसे का जो होता है या आधा का धन अ की सहायता से, ट जो है आधा ट धन अ की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद वही स्वर युक्त आना। देखा, स्वर रहित व्यंजन बा फिर वही के बाद वही स्वर युक्त आ जाना ही क्या है? द्वित्व वर्ण कहलाता है। जैसे पक्का हो गया, पक्का के बाद जैसे बच्चा, बच्चा के बाद जैसे पत्ता, आधा था फिर पूरा था। पत्ता के बाद जैसे दिल्ली, दिल्ली जैसे कह दिया जाए बिल्ली, इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात स्वर रहित व्यंजन के बाद फिर वही स्वर युक्त अच्छा, स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर युक्त अच्छा ना, स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर युक्त अच्छा ना, स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर युक्त अच्छा ना। अर्थात एक ही अक्षर दो बार आए लेकिन पहला स्वर रहित हो, दूसरा स्वर के साथ हो, अर्थात स्वर सहित हो, रहित न हो, दूसरा स्वर सहित हो। जैसे पक्का, बच्चा, पत्ता, दिल्ली, बिल्ली। लेकिन अगर कह दिया जाए जैसे नंगा, अगर कह दिया जाए तो यह नहीं होगा, नंगा, ठीक है, यह नहीं होगा। जैसे लग्गा, ये भी कह देंगे आधा गा फिर पूरा गा, यह भी है द्वित्व वर्ण है ना। जैसे चम्मच कह दिया जाए, ये भी द्वित्व वर्ण है, चम्मच भी द्वित्व वर्ण ही है, द्वित्व वर्ण ही है, चम्मच है। देखिए स्वर रहित है, स्वर सहित है, ठीक है, चम्मच, यह क्या हो गया? द्वित्व वर्ण कहलाता है। इसके बाद अनुतान है। इसके बाद क्या है? अनुतान किसे कहते हैं? यह भी लिख लीजिए, अनुतान, अनुतान किसे कहते हैं? अनुतान लिख लीजिए। अनुतान किसे कहते हैं? स्वरों के उतार चढ़ाव, स्वरों के उतार चढ़ाव, स्वरों के उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, अवरोह, आरोह, अवरोह, आरोह, अवरोह, उल्टा लिख दे रहे हैं। उतार है ना, उतार है और चढ़ाव है, चढ़ाव है तो क्या होगा? आरोह, हाँ, अवरोह और आरोह। स्वरों के उतार चढ़ाव, अवरोह, आरोह को अनुतान कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, अनुतान कहते हैं। स्वरों के उतार चढ़ाव, अवरोह या आरोह। आरोह में तो होता है बढ़ते क्रम, अवरोह मतलब घटते क्रम। घटता क्रम ही उतार होगा, बढ़ता क्रम ही चढ़ाव होगा। तो स्वरों के उतार चढ़ाव, अवरोह, आरोह को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। जैसे असुर, असुर क्या कहा जाता है? राक्षस होता है। असुर को हम क्या कहते हैं? राक्षस। लेकिन असुर कह दिया जाए, आ को अलग करके बोल दिया जाए, असुर कह दिया जाए, अर्थात बिना सुर के, बिना सुर के। हुआ कि नहीं? देखा, असुर, असुर माने राक्षस, असुर, असुर माने बिना सुर के। जैसे ससुर, जैसे ससुर माने क्या होता है? गाली है। ससुर माने एक प्रकार की क्या है? गाली है। और ससुर माने सुर रहित, ससुर माने एक प्रकार की गाली है। अब ससुर क्या कहते हैं? बीवी के अर्थात पत्नी, पत्नी के पापा को ही ससुर कहा जाता है, यह भी हो जाएगा। और ससुर माने एक गाली भी है। और ससुर कह दिया जाए, ससुर। देखा, असुर मतलब बिना सुर के, ससुर मतलब सुर सहित हो जाएगा, सुर सहित। अर्थात देखिए, कह रहे हैं स्वरों के उतार चढ़ाव, आरोह, अवरोह को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। जैसे असुर माने राक्षस होता है, असुर माने बिना सुर के,
ससुर माने गाली है, अर्थात पत्नी के पिता को भी ससुर कहते हैं। पत्नी के पिता क्या कहे जाते हैं, अर्थात पत्नी के पापा भी ससुर कहे जाते हैं। एक प्रकार की गाली भी है और पापा भी है। और ससुर, सा को अलग कर जाएंगे, ससुर, सा माने सहित हो जाएगा, सुर सहित। तो देखिए अनुतान किसे कहते हैं, स्वरों के उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। उतार चढ़ाव के अनुसार शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। यह हो गया द्वित्ववर्ण और अनुतान किसे कहते हैं। अब अगला हेडिंग है नासिक ध्वनियाँ किसे कही जाती है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। नासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नासिक ध्वनियाँ। नासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं। नासिक ध्वनियाँ लिख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा नासिका से निकलती है। लिखा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा नासिका से निकलती है। हवा नासिका से निकलती है। हवा कहाँ से निकलती है, नासिका मतलब नाक से निकलती है। उन ध्वनियों को, उन ध्वनियों को नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। उन ध्वनियों को नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। कह रहे हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा नासिका से निकलती है उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। नासिका में होता है नाक से। जैसे इसमें आएंगे क्या, अंगा याड़ा नामा हो ही जाएंगे, लेकिन अन भी क्या है, अन अनुसार, अन न म, ये ध्वनियाँ क्या है आपकी, नासिक ध्वनियाँ है। न म। और अनुस्वार भी क्या है, नासिक ध्वनियाँ, क्योंकि इसके उच्चारण में भी हवा कहाँ से निकलती है, नासिका से निकलती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा नासिका से निकलती है उन ध्वनियों को नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। नम है ही, इसके साथ अनुस्वार भी है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। निम्न में से किस ध्वनियों में नासिक ध्वनियों का प्रयोग, जैसे एक प्रश्न ले लिया जाए, एक प्रश्न ले रहे हैं, पूछ रहे हैं निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से, निम्न में से किस विकल्प में नासिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। नासिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। नासिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कंपन, और दूसरा ऑप्शन है चांद, और तीसरा ऑप्शन है गंगा, और चौथा ऑप्शन है हल। आप बताइए किस में, ध्यान दीजिए। अब यह बताना है गंगा न करके, गंगा न करके कंपन हो गया, चांद हो गया, हल हो गया है, पावन। अब बताइए निम्नलिखित किस विकल्प में नासिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। चांद में तो नासिक है, चंदा बिंदे नासिक तो नहीं है, अनुनासिक है, अर्थात नाक के साथ साथ मुंह से भी बोली जा रही है। अर्थात हल में नहीं है, पावन में नहीं है, चांद में नहीं है, किसमें, कंपन में है, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे आधा क धन क्या आ रहा है, अर्थात आधा का जो है, देखिए कन, अन जो है अनुस्वार है कि नहीं, अन जो है अनुस्वार जो है नासिक ध्वनिया है, तो कंपन में ही क्या है, अन है कि नहीं। आधा प धन अ, धन आधा न धन क्या है, अ है। तो देखिए अनुस्वार इसी में ही आया है। अनुस्वार जहाँ पर आएगा, अनुस्वार अंगा नम, ये ध्वनियाँ जहाँ आएंगी वह क्या कही जाएंगी, नासिक ध्वनियाँ कही जाएंगी। अर्थात निम्नलिखित में किस विकल्प में नासिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो कंपन में नासिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद नासिक ध्वनियाँ हो गई।
इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, अनुनासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ, नासिक ध्वनियाँ हो गई, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा। अनुनासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं वो भी लिख लीजिए। ये तो नासिक ध्वनियाँ थी। अनुनासिक ध्वनियाँ, अनुनासिक ध्वनियाँ, अनुनासिक ध्वनियाँ जिन ध्वनियों के उच्चारण में, लिख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ, हवा मुख तथा नासिका, हवा मुख तथा नासिका, हवा मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकलती है। नासिका दोनों से, हवा मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकलती है, दोनों से बाहर निकलती है। उन ध्वनियों को उसे या फिर उसे अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। उसे अनुनासिक, उसे अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। कारण जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कह देंगे, जैसे चाँद, जैसे क्या है, चाँद है। उसके बाद क्या है, चाँद के बाद हंसना, हंसना, ठीक है, आद लिख लीजिए, बस इतना बहुत है, ठीक है। अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। इसके बाद जो हमारी हेडिंग है, निरनुनासिक ध्वनियाँ या अनुनासिक ध्वनियाँ, वो भी लिख लीजिए। निरनुनासिक, निरनुनासिक, निरनुनासिक या अनुनासिक ध्वनियाँ, अनुनासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं यह भी देख लीजिए। निरनुनासिक या अनुनासिक ध्वनियाँ लिखिए। देखिए पहले देख ले, इसी का विग्रह कर लीजिए। निरनुनासिक ध्वनियाँ है, निर्धन अनुधन नासिक, इसका विग्रह करेंगे, निर्धन अनुधन नासिक, निर्धन अनुधन नासिक। और अनुनासिक का विग्रह करेंगे, इसका विग्रह हो गया निर्धन अनुधन नासिक। अनुनासिक का विग्रह करेंगे अनधन अनु, अन प्लस अनु, धन नासिक। अन माने होता है रहित, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकलती है। लिख लीजिए, वे ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल, हवा केवल मुख से निकलती है, हवा केवल मुख से निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं। देखा, निर मतलब नहीं आ रहा है, अनु मतलब अनुधन नासिक, अर्थात नासिका से न निकल करके सिर्फ हवा कहाँ से निकलती है, मुख से निकलती है, उसे निर्नुनासिक या अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कमल, जैसे क्या हो गया, कमल, चमक, चमक, नयन, नयन, घायल, घायल आदि, ये सब क्या है, निरनुनासिक या अनुनासिक। नहीं आ रहा, निर मतलब रहित, अन माने रहित होता है, अर्थात हवा जो होती है नाक से न निकल करके सिर्फ कहाँ से निकलती है, मुख से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, निरनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। देखिए हेडिंग है, निरनुनासिक या अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। अनुनासिक किसे कहा जाता है, अरे सॉरी, अनुनासिक, अनुनासिक, यही गलत लिखे हैं, अगर अनुनासिक लिख देंगे तो यह चीज़ है, अनुनासिक, अनुनासिक, अन माने रहित, अन माने क्या हो गया, रहित, धन, अनधन अनुधन नासिक, अब सही है। इसका जो विग्रह होगा अनधन अनुधन नासिक,
और निर्नुनासिक निर्धन अनुधन नासिक। निर मतलब रहित है, अन माने भी रहित होता है, अर्थात सिर्फ नासिका से जो हवा से न निकल करके कहाँ से निकलती है, सिर्फ मुख से ही हवा निकलती है। इसको लिख लीजिए। अनुनासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं, निर्नुनासिक या अनुनासिक ध्वनियाँ किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। अगला है अनुस्वार और पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुस्वार, अनुस्वार और पंचमाक्षर के प्रयोग, ये भी नियम बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कहाँ पर पंचमाक्षर या कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला नियम क्या है, यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण, यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो, कैसा हो, स्वर रहित हो। स्वर रहित हो मतलब आधा अक्षर लिखा जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो